हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर मैं अंजलि बालियान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज ये आपकी टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज का 24वां भाग है और आज हमने जो सब्जेक्ट चूज किया है वह है हिंदी। हिंदी के टॉप 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम आज लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे उनका, और देखना है कि आप लोग कितना स्कोर पर कर पाएंगे 29 प्रश्नों में से, क्योंकि अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न रखे हैं आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो एक बार फटाफट से सभी फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि आप सभी क्लास से टाइम से जुड़ पाए। और तब तक मैं आप सभी के जिसने भी कल वाली क्लास में अपना स्कोर बताया था उनका एक बार नाम अनाउंस कर देती हूँ। मोनी, सुलेखा और ज्योतिमा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए मेन कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके कमेंट्स को अच्छे से देख सकूं। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से शुरुआत करते हैं अपने आज की प्रैक्टिस सेट की। आपने अपना टोटल स्कोर आज भी लास्ट में अपनी क्लास में बताना होगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत भी आपकी एक मोटिवेशन वाले क्वेश्चन से होगी। देखियो कैसे, तो पढ़ो इसको ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करेंगे। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो ये कुछ काव्य पंक्तियां दी गई है जिसमें आपसे 5 प्रश्न इसी पंक्ति में से पूछे जाएंगे इन्हीं। तो ध्यान से देखना है और समझना है, इसको अपनी जीवन पर भी अप्लाई करना है, क्योंकि लिखा ही इतना अच्छा है। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। ये कौन कह रही है? सफलता कह रही है। क्या कह रही है? कि जो नहीं झुकते दुनिया से और ना ही करते हैं समझौता अपने सपनों से, ऊंचे ऊंचे सपनों को देखते रहते हैं और अपने भविष्य को, जो कि अभी तक धुंधला है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, उसको भी अपने दिमाग में रखते हैं कि मेरा भविष्य ऐसा होगा। तो सफलता क्या कहती है? मैं उनके साथ ही खड़ी हूं जो अपनी रीढ़ यानी कमर को सीधी रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चनों को। पहला प्रश्न है, तम शब्द का पर्याय क्या है? तम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तम का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया है, जो कि आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। ये इससे तो संबंधित नहीं है आपकी काव्य पंक्ति से, है ना। बस इसमें से एक इन्होंने शब्द उठा लिया, तम, है ना। तम उठा लिया और तम का यहाँ पर पूछ लिया है पर्यायवाची। तो बताओ क्या होगा? यामिनी, रात, अंधकार या फिर निशा, किसको कहेंगे तम? इसमें से कौन सा उसका पर्यायवाची है? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है अंधकार। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार या अंधेरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को भी देखो ध्यान से। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। क्या भाव है इसका? ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना या उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, या फिर आगे चलो अगला ऑप्शन देखो अभी, स्वप्नशील रहना कि सपने देखते रहना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सपनों को आमंत्रित करना। क्या होगा सही जवाब? देखिए दोस्तों, खाली यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी हुई है उनका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप दिन रात सोते जागते बस सपने देखते रहो, करो कुछ ना। ठीक है, उन्होंने कहा है ना कि जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, यानी उस काम में लगातार जारी रखते हैं, वो काम करते रहते, थकते नहीं है, उनके साथ हूं। खाली सपनों को आमंत्रित करने से थोड़े ही ना कोई सफल बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी तो उतनी लगेगी जितना बड़ा आपका सपना होगा, है ना। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, ऑप्शन ए का भी यही भावार्थ है। लेकिन जब आप बी ऑप्शन को देखेंगे कि अच्छे बड़े सपने देखो और उन्हें साकार करने के लिए प्रयास भी करना है, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, यही इसका भावार्थ है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां बोला है, नहीं झुका करते जो दुनिया से। पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है?
ठीक है, पंक्ति में इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है कि दुनिया के सामने नहीं झुकना है। ऑप्शन ए, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने नहीं झुकना है, या दुनिया के सभी देशों के सामने। तो ये तो बिल्कुल बी ऑप्शन तो एकदम यहाँ पर नाकारा सा है। सी है अन्यायी राजाओं के सामने, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। दुनिया के व्यक्तियों के सामने भी गलत हो जाएगा। आपको इसका भावार्थ हर तरह से आपको समझना होगा, क्योंकि सिर्फ जो इसमें लिखा होता है काव्य पंक्तियों में सिर्फ उतना उसका मतलब नहीं होता है, हमें उससे ज्यादा गहराई में जाकर उसको समझना होता है। तो नहीं झुका करते जो दुनिया से, इसका मतलब यही होगा कि सामने चाहे जो परिस्थिति आए, चाहे वो विषम ही परिस्थिति क्यों ना हो, अन्याय ही सामने क्यों ना हो, झुकना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखो, सीधी रीढ़, मतलब सीधी रीढ़ करने का क्या आशय है। सीधी रीढ़ का मतलब यहाँ आत्मनिर्भर होना है, या सीधी बात कहना है, या स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना है, या अभिमानी होना है। ठीक है, 34वें प्रश्न का उत्तर दो। देखो दोस्तों, अभिमानी होने से क्या, यहाँ पर सीधी रीढ़ का तात्पर्य अभिमानी होने से तो बिल्कुल नहीं है कि भाई अभिमान करने लगे। ठीक है, सीधी बात कहने से भी इसका मतलब नहीं है, और आत्मनिर्भर, खाली आत्मनिर्भर होने से भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब स्वाभिमानी के साथ साथ यहाँ पर स्वाभिमान करना अलग बात है, अभिमान घमंड को कहते हैं। ठीक है, तो स्वाभिमान और साथ साथ स्वावलंबी भी होना है साथ साथ। ठीक है, तो सीधी रीढ़ का अर्थ यही है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलो, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। बताओ, सही जवाब दो। आपको 3 सेकंड का समय मिला है। ऑप्शन ए, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है, या जो केवल सपनों में खोए रहते हैं। तो बी ऑप्शन तो पहले ही हटा के चलो यहाँ पर आप, है ना। सी क्या है, जो उजाला फैलाते हैं, तो इसकी तो बात कहीं हुई ही नहीं है, जो उजाला फैलाते हैं। डी, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, तो समझौता करने की तो बात यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है, कविता उनके पक्ष में खड़ी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। अंधकार को चीरने वाली, या दूर की चीजों को साफ देखने वाली, या दूरदर्शिता का लेंस उस पर चढ़ा हो, या भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो यहाँ पर दोस्तों आप पाएंगे कि देखिए, अंधकार को चीरने वाली, तो ऐसा कविता में कहा गया है, लेकिन उसकी भावनाओं को आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, जवाब दीजिए फटाफट से एक बार। तो एक एक करके ऑप्शन को देखो और एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन ए है अंधकार को चीरने वाली। तो क्या दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जो अंधकार को चीर दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका भाव ही समझ के आपको आंसर करना है। बी देखो, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली, तो उन्होंने ये थोड़े ही ना कहा है कि आंखें कमजोर ना हो, है ना, उनका अर्थ ये थोड़े ही ना है। तीसरा है दूरदर्शिता से लैस। अच्छा, ये लेंस नहीं है, लैस है, कि भाई दूर की भविष्य की बातों को सोच लेना, या दूरदर्शिता से आप कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसकी सोच और दृष्टि सीमित ना हो, बल्कि दूर तक देखने वाली हो, आगे तक सोचने वाली हो। जिसके अंदर दूर की बात सोचने और समझने का गुण होता है, उसी गुण को क्या कहते हैं? दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, तो ये ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली, तो ये भी यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे चलो, ये सीटेट 2014 में पूछा गया आपका प्रश्न था, ये काव्य। आगे पूछा गया है आपसे गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करिए। तो मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे तो 5 नंबर आपका इसी में से आ जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत
हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। सिर्फ बच्चे पैदा करना माँ बाप बनने का अर्थ नहीं होता है ना, कि सीख तो अपने आप जाएंगे, है ना। भगवान ने अब जो फैसला सुनाया है उसको तो होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहानेबाजी हो जाती है। ये सिर्फ बच्चे पैदा करना माँ बाप बनना नहीं होता। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर सजग है भी तो जानबूझकर उसको अनदेखा कर रहे हैं। और ये बात दोस्तों आज की समाज पर या सच्चाई पर एक गहरी चोट पहुंचाता है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी है, अच्छे भी होते हैं कि भाई जो सारी चीजों को पहले ही डिसाइड करके पूरी प्लानिंग करके तब आगे बढ़ाते हैं अपने जीवन को, है ना। कोई बिना सोचे समझे जैसे चल रहा है ठीक है, तो फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है ना। ये इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग तो भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप कम से कम अपने जीवन में इस तरह का कोई डिसीजन ना ले और इन चीजों को हमेशा ध्यान में भी रखें। तो चलो, हमारा यहाँ पर औचित्य सिर्फ प्रश्नों का सही उत्तर देना है। साथ साथ अगर कुछ मिल रहा है सीखने को, समझने को आपको और साथ साथ मुझे भी, तो हम दोनों सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? इस गद्यांश के अनुसार किसका शिक्षण मिलना चाहिए? तो ऑप्शन ए, अच्छे माता पिता बनने का, या फिर अच्छे पति पत्नी बनने का, या छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलाने का, या फिर बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का। बताइए इनमें से कौन सा जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों बात की गई है, देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पर कि अच्छे माता पिता बनने का, है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ लिखा हुआ है। सच्चा और अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, और इसी को यहाँ पर लेखक ने जोर दिया है कि उनको ऐसे प्रशिक्षण मिलना चाहिए, है ना। इसके बारे में सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए, अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। आगे चलते हैं। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? माता पिता के शिक्षा स्तर को, या बच्चे की शिक्षा के बारे में, या बच्चों के बारे में, या फिर दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में। तो शुरुआत कहाँ से होगी? बच्चों से थोड़े ही ना शुरुआत हो जाएगी। पहले तो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होगी, उसके बाद ही तो बच्चे होंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम सही है। सबसे पहले तो उन्हें दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी है इसके बारे में जानना चाहिए, है ना। बिल्कुल। आगे चलते हैं। माता पिता शब्द युग्म है कैसा? निरर्थक शब्द युग्म है, या पुनरुक्ति शब्द युग्म है, या सार्थक शब्द युग्म है, या सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म है? तो जवाब दीजिए कैसा शब्द युग्म है। देखिए माता पिता दोनों के अपने आप में अर्थ है, तो जिसका कोई सही अर्थ हो उसको हम सार्थक कहते हैं। ठीक है, सटीक अर्थ हो तो सार्थक शब्द युग्म है ये माता और पिता। आगे चलते हैं। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, या अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, या ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, या माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। अब बताइए, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, इसे माता पिता द्वारा पालन पोषण की बात तो कहीं की नहीं गई है, वहां शिक्षा की बात हुई है बच्चों के। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ज्ञानवान समाज न बन पाने का घोर संकट, तो इसके बारे में कहीं गद्यांश में बात नहीं हुई है। बी देखो, अभिभावक के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, और इसके अलावा
सजग पूछा है, किसके प्रति नहीं है, तो इसके प्रति सजग तो है, लेकिन सजग किसके प्रति यहाँ पर नहीं है, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति जो है समाज और सत्ता सजग नहीं है। ठीक है, इसको अनदेखा भी कर रही है। आगे चलते हैं, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्या क्या कारण क्या है, क्यों जानना चाहिए भी बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों को। ऑप्शन ए, बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके इसके लिए, या जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके उसके लिए, या ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन जाए, या फिर बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके इसके लिए। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए, शिक्षित होना क्यों जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जॉब मिलेगी, सबसे जरूरी और बेसिक नीड तो यही होती है कि शिक्षा इसलिए जरूरी है कि बेहतर समाज का निर्माण हो, है ना, बेहतर समाज का निर्माण हो सके, शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भी शब्द है, क्या है भी शब्द, अपने आप में क्या है, निपात है, क्रिया है, संबंधवाचक है, या क्रिया विशेषण है। 42वें प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। देखते हैं कौन यहाँ पर सबसे पहले सही जवाब दे पाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, निपात है। भी कैसा शब्द है, ये निपात होता है। ठीक है, ना तो ये क्रिया है, ना ही संबंधवाचक है, ना ही ये क्रिया विशेषण है। तो निपात क्या होता है, अच्छा ये भी समझते हुए चलो। इसको आप ऐसे समझो, निपात हम किसे कहेंगे, निपात हम उन शब्दों को कहते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी भी बात पर, किसी भी वाक्य में किसी एक शब्द पर अतिरिक्त भार देते हैं, है ना, उसे ही हम निपात कहते हैं, या किसी बात को पर जोर डालते हैं। जैसे आपने देखा भी, केवल, जी, है ना, नहीं, तक, है ना, या कल तक मैं ऐसा काम पूरा कर लूंगा, तो ये क्या है, ये सभी निपात है जो मैंने उदाहरण आपको दी, जिनमें भी एक निपात की कैटेगरी में आता है। जैसे कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी, तो इसमें ये बताइए निपात क्या हो जाएगा, तुमने तो हद कर दी। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि तो कहकर के इस बात पर जोर दिया जा रहा है, तो ये इसमें निपात है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, तो इसमें मात्र निपात है, क्योंकि इसने बात को थोड़ा भारी दिया, भारी बनाया, वजनदार बनाया, या आप कह सकते हैं बात पर जोर दिया। ठीक है, बिल्कुल, तो समझ में आई। जैसे हम कह सकते हैं तुम्हें आज रात हमारे घर ही रुकना पड़ेगा, तो आपने बात पर जोर दिया ही कह करके, ये सभी क्या है, निपात है। आगे चलो, हर घर में किसी चीज का आग्रह बना हुआ है, हर घर में किसी चीज का आग्रह बना हुआ है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए, बहुत छोटे बच्चे को दुकान पर भेजने का आग्रह बना हुआ है, या बच्चे को स्कूल भेजने का आग्रह बना हुआ है, या बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का, या बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का। बताइए आज के समय में क्या हो रहा है, माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे थोड़ी बहुत देर घर में रुके, वो चाहते हैं कि इनको स्कूल में बिठा के आ जाओ और तुम अपना बढ़िया आराम से तसल्ली से बिना किसी टेंशन के काम करो, है ना। तो क्या क्या आग्रह बना हुआ है कि भाई हमारा बच्चा छोटा है तो अपने स्कूल में बिठा लो, भाई स्कूल जाना सीख जाएगा धीरे धीरे, तो बहुत छोटे बच्चे को ही स्कूल में बिठाकर आने का आग्रह बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम इसको पढ़ाना, ज्यादा छोटा बच्चा है कि बस बिठा लो तुम, हम कम से कम थोड़ी सिरदर्दी तो कम हो, है ना, ऐसे करके आपने देखा भी होगा। आगे चले, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द क्या है। मतलब इसमें पूछा है सच्चाई का समानार्थी क्या होगा, सद्वचन होगा, सूक्ति होगा, या वास्तविक होगा, या वास्तविकता होगा। बताइए, सच्चाई का समानार्थी आपसे पूछा है, 44वें प्रश्न का उत्तर देना है, क्या होगा। सच्चाई का यहाँ पर जो समानार्थी शब्द है वह होगा वास्तविकता, है ना, वास्तविकता। तो सच्चाई का क्या हो जाएगा, वास्तविकता सही हो जाएगा आंसर इसका समानार्थी शब्द। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर सीटेट में तो आपके पूरे 2 आपके आ जाते हैं, एक तो काव्यांश एक गद्यांश, और आपके 10-15 क्वेश्चन तो इन्हीं से हो जाते हैं,
है ना। तो सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया जाता है आपका। बताओ जल्दी से, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? दाम्पत्य का अर्थ न जानना, घर बसाने की जल्दी करना, या बच्चों के बारे में न जानना, या माता पिता बनने का अर्थ न समझना। घर टूटने बिखरने का सबसे मुख्य कारण क्या होगा? देखिए दोस्तों, घर बसाने की जल्दी करना ये एक सही जवाब नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है कि कोई अपने आप में बहुत मैच्योर होता है, अगर जल्दी भी शादी कर रहे हैं तो वो अपने सारे दायित्वों को समझता है ना। हम शादी कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या हमारी जिंदगी में बदलाव होने वाले हैं, हम सभी चीजों को समझते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना उनका भी घर टूटेगा बिखरेगा। जो समझदार है उनका नहीं होगा। तो सबसे जरूरी बात है, अगर दाम्पत्य का अर्थ नहीं पता है ना, तो घर टूटने बिखरने के ज्यादा यही मुख्य कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में भी कुछ बातें उतारने को मिल रही होगी, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और एक अध्यापक की प्रवृत्ति ऐसी ही होनी चाहिए कि वो हमेशा सीखता रहे, अपने आप को अपडेट करता रहे, है ना। तो चलो अगले प्रश्न का उत्तर दो फटाफट से। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन किसने करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? पूछा गया है प्रश्न में कि भैया बच्चों का करना है मौखिक भाषा का आकलन, उसका सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में उससे बातचीत करना, या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना कि मैंने जो बोला उसको दोहराओ, मुझे बताओ। ठीक है, तो सही इसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा? देखिए, प्रश्नों के उत्तर पूछना भी यहाँ पर हम उससे बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, सतत आकलन करना है तो हमें बच्चों से विभिन्न संदर्भों में बातचीत करनी होगी, ताकि वो अपने मन में जो भी भावनाएं हैं, विचार है, वो अपनी भाषा के थ्रू प्रकट कर सके। बच्चा उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? एक्टिव रहता है। और ऐसा ही ऑप्शन हमें पेडागोजी के प्रश्नों में चूज करना होता है। अगला है, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तद्भव प्रधान होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती हो, या फिर अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, या तत्सम प्रधान होनी चाहिए। बताओ क्या होगा सही जवाब? आप क्या सही समझते हैं इसमें, तो बताइए। देखिए दोस्तों, अगर ज्यादा अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे उनको ना तो समझ पाएंगे, ना ही अपने बोलचाल की भाषा में उनको प्रयोग कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ना ही तद्भव प्रधान हो, ना ही तत्सम प्रधान हो, बल्कि भाषा हो तो कैसी हो, जो बच्चे के घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती हो। ऐसा ना हो कि ग्रामीण क्षेत्र में आप इंग्लिश में पढ़ा रही है। ये जो प्रथा चली हुई है, अंग्रेज जो यहाँ पर छोड़ गए हैं इंग्लिश पढ़ाने की, हालांकि उसको हमें एज ए लैंग्वेज सीखना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसको पीछे छोड़ देना, है ना, अपनी जो वहां की आप कह सकते हैं बोली है उसको पीछे छोड़ देना, ये एक अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जोर दिया गया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा मिलनी चाहिए, खास करके प्राथमिक स्तर पर ये कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके समुदाय, क्योंकि बच्चा उसी वातावरण में पला बड़ा है, वहीं पर वो सबसे अच्छा उसी भाषा में सीख पाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, समग्र और सतत मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सतत और समग्र और सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, जहां पर शिक्षक के लिए भार या शिक्षक के लिए जो है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाए जो नेगेटिव है, उनको आप तुरंत कट करते हुए चलिए, वो आपका जवाब बिल्कुल नहीं होगा। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। क्या ये सही है? हाँ, हम इसको सही कह सकते हैं जब तक हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षण के दौरान भी संभव है सतत और समग्र मूल्यांकन, क्या ये सही है? या फिर डी ऑप्शन है, समग्र और सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो इसमें से क्या आप सबसे सही ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन पॉजिटिव है और हमें एक चुनना है। दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत ये महसूस हो रही होगी, तीनों ऑप्शन हमारे सही है ना, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में निकटता का संबंध आवश्यक है, और शिक्षण के दौरान भी संभव है, और विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास भी संभव है। तो इसके ऑप्शंस जो करेक्टली होंगे वो ये होंगे कि दूसरा, तीसरा
और चौथा, तीनों सही है क्योंकि प्रीवियस पेपर में आया हुआ प्रश्न है ना। रीट के एग्जाम में ये लेवल 2 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन एकदम सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये तीनों ही सही है। आगे चलते हैं, पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है उपचारात्मक शिक्षण के लिए? शिक्षण विधि को स्थायी बनाना, या फिर विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना करना, या पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षण विधि को स्थायी बनाना आवश्यक नहीं होता है, यही बात आपको समझनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। पूछा गया है शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या अलंकार शिक्षण। आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे कि बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि करनी है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है गद्य शिक्षण का, ठीक है। सबसे ज्यादा शब्द भंडार बच्चे का यहीं से बढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अधिगम की संपूर्णता होती है किसमें? इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, या मासिक योजना में, या वार्षिक योजना में। आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा? अधिगम की संपूर्णता होती है। जवाब दीजिए फटाफट से किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको सोचने पर मजबूर तो जरूर करेंगे। तो आंसर करिए। जो इन प्रश्नों के साथ लड़ गया समझो वो एग्जाम में बिल्कुल भी घबराने नहीं वाला है और अच्छा स्कोर भी करेगा, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता का यही विकास हो जाएगा। तो बताइए किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाना चाहेंगे। यहां पर सही जवाब ऑप्शन ए जिसने दिया है एकदम सही है। इकाई योजना में अधिगम की संपूर्णता होती है। इसका मतलब क्या है कि पाठ्य वस्तु को समग्र रूप से देखा जा सकता है इकाई योजना में, है ना। क्योंकि इकाई योजना में क्या होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम कुछ इकाइयों में बांट देते हैं, है ना। बिल्कुल, तो यहां पर सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें पूछा गया है लेखन कला का विकास होता है किससे? सुनने से, देखने से, अनुकरण करने से, या फिर अभ्यास करने से। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि लेखन कला का विकास सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा किससे होने वाला है? अनुकरण से, देखने से, सुनने से, अभ्यास से। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और अच्छा भी है। अच्छा कैसे है कि देखिए, लेखन कला का विकास सबसे ज्यादा कब होगा? जब अभ्यास करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, तभी आपके लेखन कला का विकास हो सकता है। आगे चलो, हिंदी शिक्षण की उपलब्धि में, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है कैसे? उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, या मौखिक परीक्षा से। बताइए हिंदी शिक्षण की जो उपलब्धि की जांच होती है वो कैसे करना सबसे बेटर ऑप्शन होगा? जवाब दीजिए आप लोग सभी। 3 सेकंड का समय है आपके पास। बिल्कुल दोस्तों, जैसे ऑप्शन ए में आपसे बोला गया है उपलब्धि परीक्षण, तो यही इसका सही जवाब होगा। और कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगी। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। अगर उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो यह परीक्षण विद्यार्थियों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का जो है इसके द्वारा परीक्षण किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, इस परीक्षण में एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त है उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। इसके अलावा यह विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों के माध्यम से बच्चों की भाषाई उपलब्धि का परीक्षण करती है ना, उपलब्धि परीक्षण। इसके अलावा क्या होता है कि किसी विशिष्ट भाषा में विद्यार्थियों के ज्ञान और उससे संबंधित निपुणता का मापन भी इसी से सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर
इन प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि ज्यादातर 99% वे वाले ऑप्शन गलत होते हैं जिनमें केवल शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। क्योंकि इसका अर्थ क्या इतना सीमित है कि केवल मूल्यों को रचित करना ही कविता, कहानी, गीतों का, नाटक का माध्यम हो जाएगा, तो केवल की लगने की वजह से ये गलत हो जाते हैं, है ना। केवल तर्क शक्ति का विकास करना, तो इसलिए ये भी गलत है। केवल मनोरंजन प्राप्त करना भी इसका अर्थ गलत हो जाएगा। और अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहना या जुड़ना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है प्रश्नों को करते हुए। अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो बताइए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य या सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा होता है? ऑप्शन ए, उनको मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान कराना, या कहानी की कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, या फिर तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास उनमें करना, या अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है पेडागोजी का, है ना। और ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना है। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि बच्चे का विकास सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है। भाषा सिखाने का वही उद्देश्य हो जाएगा, है ना। बच्चा सबसे ज्यादा खुला महसूस कहाँ कर रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव कहाँ होगा। तो क्या खाली मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान देना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है? बिल्कुल नहीं। केवल कविताओं को दोहराना, तो ये तो अपने आप में ऐसे ही नेगेटिव हो जाता है, इसमें दोहराने शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, तो ये तो गलत है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, कि भाई ऐसी किताब सामने ली और धड़ाधड़ पढ़ते चले गए, ना बच्चे को कुछ समझ आ रहा है, तो ये भी गलत है। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उद्देश्य जो आपको ध्यान में रखना है एक भाषा को सिखाने का आपका ये है प्राथमिक स्तर पर, कि बच्चा अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त कर सके, उसमें अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास हो सके। आप अगर भाषा शिक्षण के अध्यापक बनते हैं तो आपका यही सबसे पहला उद्देश्य होगा कि बच्चा अपनी बातों को रखना सीखे। अगला है लिखना। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, या एक तरह की बातचीत है, या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है? बताइए। अब चारों ऑप्शन में से एक चुनना है। जाहिर सी बात है आपके दिमाग पर जोर भी पड़ने वाला है, तो क्या होगा इसमें सही जवाब? आप क्या मानते हैं लिखने को? आंसर करिए दोस्तों। लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना, ये चार होते हैं भाषा के कौशल। क्या होते हैं ये? भाषा के कौशल होते हैं ये चार। ठीक है, कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं कौन कौन से हैं, और ये आपका प्रीवियस पेपर में आया हुआ प्रश्न है 2014 में सीटेट के पेपर में। तो ध्यान से आपको देखना है, इसी तरह की पेडागोजी आपसे पूछ ली जाती है कि लिखना एक स्थायी रूप, लिखना भाषा का एक स्थायी रूप है, और लिखने के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी विचारों को प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। ठीक है, यानी अपनी बातों को रखते हैं। तो यही इस लिखने का भी एक औचित्य होता है कि अपनी बातों को लिखित रूप से स्थायी बनाकर रख दिया जाता है ना। अपनी बात और विचारों को संक्षिप्त कर सकते हैं हम लिखने के माध्यम से। ठीक है, लिखना भी बोलने की तरह ही एक बातचीत ही तो है, किंतु लिखना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लेखन के बोल के एक बार लिखने के बाद वो स्थायी हो जाता है, उसमें आप उसे हटा नहीं सकते हैं फिर। तो ये क्या है? ये भी एक तरह की बातचीत ही होती है, लिखना भी, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला है कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो विद्यालय कौन सी बोलचाल की भाषा को लाते हैं? घर परिवार और पड़ोसियों की, या घर परिवार और परिवेश की, या घर परिवार और दोस्तों की से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेके आते हैं, या घर परिवार और टीवी की? तो क्या होगा सही जवाब? देखिए आजकल तो घर परिवार और टीवी की ज्यादा लेकर के आते हैं कि मैं हूं डोरेमोन। ऐसे बच्चे भी अपने आप में ऐसे ही बात करते हैं, है ना। वो कार्टून देख के जाते हैं और ऐसे ही फिर बोलने भी लगते हैं। लेकिन अगर इसका यहाँ पर आप लोग अपनी परीक्षा की दृष्टि से सही
उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चा अपने घर परिवार और अपने परिवेश से प्राप्त बोलचाल के भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। आगे है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो, यानी किसी अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, या किसी पढ़ने का प्रारंभ शब्द पहचान से हो और किसी मूल्यांकन के लिए हो, अक्षर ज्ञान से हो और मनोरंजन के लिए हो, अक्षर ज्ञान से हो, उद्देश्य के लिए हो। क्या आप इसका सही जवाब मानेंगे? फटाफट से बताइए। देखिए दोस्तों, कक्षा 1 और 2 में जब शुरुआती समय पर बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो किसी उद्देश्य, किसी अर्थ के साथ वो प्रारंभ होना चाहिए और किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है और पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है उसको। उसकी मुख्य समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। अब दोस्तों, उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो यानी पढ़ने से संबंधित ही उसको क्या होने वाली है? अशक्तता होने वाली है। पढ़ने से संबंधित ही उसकी जो डिसेबिलिटी है वो पढ़ने से संबंधित है। तो नीचे दिए गए चारों ऑप्शन है। पठन अरुचि, इसका मतलब ये नहीं है अगर वो अटकती है कि वो उसमें रुचि नहीं ले रही है, तो ऑप्शन ए को यहीं पर गलत करते हुए चलो। बी है बुद्धि लब्धि, भाई बुद्धि लब्धि से मतलब थोड़ा ही ना है। आगे चलो, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, है ना। डिसग्राफिया होती है लिखने से संबंधित, और जो आपका सही जवाब बचेगा क्वेश्चन नंबर 59 का वो सी है। डिसलेक्सिया होती है पढ़ने संबंधित डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जाता है? कविता दोहराने में, सुनाने में, या फिर वर्कशीट में यानी कार्य पत्रकों में, या परस्पर अंत्य क्रिया में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की महोदय की, तो इन्होंने या इनके विचारों के आधार पर कक्षा में सबसे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए परस्पर अंत्य क्रिया पर। परस्पर अंत्य क्रिया का मतलब क्या है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही आपस में इंटरेक्शन करे, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करे, इसके अलावा एक दूसरे के साथ टॉपिक से संबंधित बातचीत करे, उनको समझे, एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, है ना। वो भी आपके कक्षा शिक्षण से संबंधित। पर्सनल तो इतना नहीं होना है अध्यापक को। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल जाएगा। तो ये थे आपके आज के 30 प्रश्न। प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा और कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। और दोस्तों, क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना भी आपको नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी क्लासेस को रेगुलर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी बहुत अच्छे से आपकी इस एबिलिटी को डेवलप करने वाली है कि आपको कैसे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।